नमस्कार दोस्तों, आज है 21 दिसंबर। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया ने मंगलवार को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। वे द ग्रेट ऑनर निशा ऑफ द इथियोपिया पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि ये सम्मान मेरे लिए गौरव की बात है और उनके इथियोपिया दौरा पूरा समाप्त हो चुका है। चीन में एक व्यक्ति को एआई गर्लफ्रेंड के नाम पर ठग लिया गया। आरोपी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लड़की की फोटो और वीडियो भेजकर भरोसा जीत लिया और करीब 24 लाख रुपए ठग लिया। बाद में पता चला है कि वह लड़की असली नहीं थी, बल्कि वह पूरा एआई था। अब इस मामले की पूरा जांच हो रही है। दुनिया के मशहूर फुटबॉलर मेसी भारत दौरे के दौरान गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा वाइल्ड लाइफ सेंटर पहुंचे, जहां अनंत अंबानी ने उनका स्वागत किया। मेसी ने जानवरों की देखभाल और संरक्षण का काम करीबी से देखा। इस मौके पर वंतारा में पैदा हुए शेर के एक बच्चे का नाम मेसी के सम्मान में न्यूलेन रखा गया। मेसी को यह अनुभव बहुत पसंद आया और उन्होंने वन्य जीव संरक्षण की इस पहल की तारीफ की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड एमपीईएसबी ने 2026 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। इसमें राज्य सेवा परीक्षा, वन्य सेवा और दूसरी सरकारी भर्तियों की संभावित तारीख बताई गई है। इसके साथ ही एमपीईएसबी ने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जेल प्रहरी, स्टाफ नर्स जैसी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है, ताकि स्टूडेंट समय पर परीक्षा की तैयारी कर सके। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 3407 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में अलग अलग तकनीकी पद शामिल है। आवेदन करने की अधिकतम उम्र 37 साल रखी गई है और आवेदन शुल्क सिर्फ 100 रुपये में भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती तकनीकी क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खास मौका माना जा रहा है। क्रिकेटर विराट कोहली मंगलवार को अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे थे। दोनों ने केली कुंज आश्रम में जाकर संत प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। इस साल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद जी महाराज से तीसरी बार मुलाकात की। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 आदमी की जिंदा जलकर मौत हो गई और एक घायल भी हो गए, जिसका भी इलाज चल रहा है। इसके साथ ही एक और बुरी खबर है। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां घने कोहरे की वजह से 8 बसें और 3 कारें एक के बाद एक टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई। इस आग के बाद 13 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। कई लोग जिंदा जल भी गए और घायलों को मथुरा, वृंदावन और आगरा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तक तथा घायलों को 50-50 हजार तक आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी समाप्त हो गई है। करमन गिरी को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। वह इस नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत पर बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वही 19 वर्षीय कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदकर आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया। फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। रिलीज के 12 दिनों में ही 400 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली है और यह हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में कर्ज से परेशान एक किसान ने 74 लाख रुपए विदेश जाकर बेच दी अपनी किडनी। किसान ने साहूकारों और दबाव और धमकी के आरोप लगाया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। लोकसभा में रामजी बिल पर लंबी बहस हुई। विपक्ष ने कहा है कि यह बिल मनरेगा की जगह लाया जा रहा है और इसमें महात्मा गांधी का नाम हटाना गलत है। विपक्ष को डर है कि इससे राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। वहीं सरकार ने जवाब दिया है कि यह नया कानून ग्रामीण लोगों को साल में 125 दिन का काम देगा और इससे गाँवों में रोजगार और विकास बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि यह बिल मनरेगा से ज्यादा मजबूत है। मथुरा के यमुना एक्सप्रेस पर हुए भीषण हादसे में एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। बस में आग लगते ही पार्वती नाम की मां ने हिम्मत दिखाते हुए अपने बच्चों को खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन धुआं और आग इतनी तेज थी कि मां खुद बस से बाहर नहीं निकल पाई और उसकी जान चली गई। यह हादसा घने कोहरे और कई वाहनों की टक्कर के बाद हुई, जिसने पूरे इलाकों को दहला दिया। बरेली में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिए गए। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। वहीं कोहरे की वजह से कई ट्रेन भी कैंसिल हुई है और कुछ ट्रेन में देरी हो रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण रद्द हुआ चौथा टी20 मैच। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाला चौथा टी20 मैच घने कोहरे की वजह से रद्द कर दिया गया। मैदान पर दृश्यता इतनी कम थी कि टॉस भी नहीं हो सका। इस तरह मैच बिना एक गेंद फेंके खत्म हो गया। सीरीज में भारत 2 में 1 आगे बना हुआ है। बिहार में हिजाब विवाद के बाद एक महिला डॉक्टर आहत हो गई। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवहार से उन्हें गहरी ठेस पहुंची, इसलिए उन्होंने बिहार छोड़ दिया और सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं की। इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक इलाकों में बहस तेज हो गई।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार का निधन हो गया। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। वे दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार थे। उनके निधन से कला जगत में शोक की लहर है। राम सुतार को पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मान भी मिल चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के मस्कट पहुंचे, जहां उन्हें वहां के डिप्टी पीएम ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मोदी और ओमान के नेता दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने पर बातचीत करेंगे और व्यापार समझौते पर भी चर्चा होगी। भारत और ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA पर गुरुवार को हस्ताक्षर करने वाले हैं, जिसमें पीएम मोदी की मौजूदगी होगी। इससे दोनों देशों के व्यापार, सेवाओं और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्री बोले, समझौता से उद्योगों का फायदा होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यह ओमान FTA वस्त्र, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण और गहनों जैसे क्षेत्रों के लिए अच्छे अवसर खोलेगा और दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने में मदद करेगा। दिल्ली में प्रदूषण पर सख्त कदम, BS-VI वाहन नियम लागू। दिल्ली सरकार ने कहा है कि 18 दिसंबर से BS-VI यानी BS-6 मानक से नीचे वाले वाहन जो दिल्ली के बाहर से आते हैं अब राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हवा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। जिस वाहन के पास PUC प्रमाण पत्र नहीं होगा उसे पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। चाइना ने दिल्ली को दिया प्रदूषण नियंत्रण सुझाव। चीन के दूतावास ने कहा है कि बीजिंग ने हवा साफ करने के लिए वाहन उत्सर्जन नियम और सार्वजनिक परिवहन पर जोर देकर बड़ी सफलता हासिल की और दिल्ली के लिए भी ऐसा कदम उपयोगी हो सकते हैं। दिल्ली में नकली दवाइयों पर हुआ भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने नकली दवाइयां बनाने और बेचने वालों गिरोहों का खुलासा किया। पुलिस ने छापेमारी कर नकली दवाइयां, उन्हें बनाने का कच्चा माल और मशीनें बरामद की है। ये दवाइयां असली कंपनी के नाम पर बाजार में बेची जा रही थी, जो लोगों की सेहत के लिए खतरनाक थी। मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है। दिल्ली की मंडोली जेल में अंडर ट्रायल यानी प्रक्रिया में चल रही मुकदमा वाला कैदी ने खुद को फांसी लगाकर मौत कर ली। पुलिस और जेल प्रशासन ने शव बरामद कर मौत की वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी है। उसने यह कदम अपने टेंट में ही उठाया और घटना के बाद कैदी अभिभावकों को सूचना दी गई है। यमुना को सफाई के लिए एक्शन मोड में दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को साफ करने के लिए काम तेज कर दिया है। सरकार का कहना है कि अब नदी में गिरने वाले गंदे पानी और कचरे को रोकने पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए नाले की सफाई, कचरा हटाने और रोजाना निगरानी जैसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यमुना का पानी धीरे धीरे साफ हो सके। दिल्ली पुलिस ने अराजू, अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग से जुड़े 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये लोग त्या और गैंगवारों की कई बरामदों में शामिल थे और दिल्ली NCR में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। पुलिस ने इनके पास हथियार और गोलियां भी बरामद की है और अब पूरे नेटवर्क की जाँच की जा रही है। लोकसभा में प्रदूषण पर आज होगी बहस, पर्यावरण मंत्री देंगे जवाब। विपक्ष ने दिल्ली NCR समेत देश के कई शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण का मामला उठाया है। इस बहस पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सरकार की तरफ से जवाब देंगे और बताएंगे कि प्रदूषण रोकने के लिए क्या करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आपसी सहमति से तलाक में 1 साल अलग रहना जरूरी नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आपसी सहमति से तलाक लेने के मामले में पति पत्नी का 1 साल तक अलग रहना हर हाल में जरूरी नहीं है। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर दोनों पक्ष पूरी तरह सहमत है और साथ रहने की कोई संभावना नहीं बची है तो अदालत इस शर्त को माफ कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अब ऐसे मामलों में लोगों को बेवजह लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और तलाक की प्रक्रिया पहले से आसान हो सकती है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कॉमेंट करके बताना कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।